बहुत टेंशन देगा। अंत में सोचिएगा कवर कर ले तो फिर उसके बाद फिर कोचिंग खोजिएगा, जरूर लिख के देते हैं कि शॉर्टकट में तो नहीं बता दो। तो इसीलिए रोज का काम रोज करते चलिए, ये नहीं कि आज हम पढ़ लिए 10 दिन बाद इसको देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं सोचिए। रेगुलरिटी में कितना पावर है, आप तो खुद शिक्षक हैं, हम क्या समझाएं आपको। लेकिन एक छोटा सा कहानी बता देते हैं, सत्य घटना है हरियाणा का। जब हम दिल्ली में थे तो पेपर में आया था तो पढ़े। एगो किसान था जो भैंसा को उठा लेता था। उसे मीडिया वाला पूछा, भाई तुम कैसे उठा लेता? बोला जब इसका जन्म हुआ था ना तो ये अपंग था, तो इसको दूध पिलाने के लिए बार बार हमको सुबह शाम उठा के इसके मम्मी के पास माने माँ के पास ले जाना पड़ता था। तो इस क्रम में कब बड़ा हो गया हमको नहीं पता चला। तो रेगुलरिटी का यही सबसे बड़ा, कितना भारी हो गया उठा लिया पता भी नहीं चला। तो जो रोज का काम रोज करेगा ना उसको पता ही नहीं चलेगा उसका तैयारी कब पूरा हो गया, आसानी से बिना बर्डन टेंशन के पूरा हो जाएगा। इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिए। आज छोड़ देते हैं, नहीं पूछ रहे हैं लेकिन ध्यान पूछेंगे, ठीक बा? ऐसे जी हम बुझत नहीं बानी, मुंह देख के हमरा बुझा जाला। आज पूछे तो ध्यान 10 आदमी कम आई, उसे हमरा कोनो दिक्कत नहीं थे। जरा भागे के बाद अभी भाग जाओ। हाँ हाँ, ना तो यहाँ एक एक बात चलेला, या तो रउरा पूछी ना तो हम पूछे, पढ़े के तो पढ़ी, है ना। चलिए, तो हम लोग थोड़ा सा जब राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किए थे तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना बता दिए थे ना, तो उसको कहे ना हम लोग कंप्लीट कर ले, थोड़ा सा बचा है वो टॉपिक को। हाँ, ताकि हाँ इसी तरीका देखिए हम कितना सुंदर कॉम्बिनेशन बना के आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ना कि राष्ट्रीय आंदोलन और पॉलिटी लेके चलेंगे। कम से कम पॉलिटी पढ़ने के बहाने आधा हम लोग का राष्ट्रीय आंदोलन खत्म हो जाएगा, और उसके बाद जैसे पॉलिटिया खत्म हो जाएगा जो शेष बचल होगा उसको पहले कवर करा देंगे, है ना। तो इस तरीका से पढ़ा जाएगा। तो 2 विषय इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, है ना, इतना जान लीजिए राष्ट्रीय में पॉलिटी से ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर मैथ रीजनिंग बढ़िया से पढ़ रहे होंगे तो मैथ रीजनिंग 50 के ऊपर से कर लीजिएगा। कम से कम हिस्ट्री से, ये मॉडर्न हिस्ट्री से नहीं भी आएगा तो 15 को से 20 को सवाल आएगा, है ना। 20 को इससे आएगा, 15 को के आसपास आएगा पॉलिटी से, 35 से 40 सवाल आएगा, समझ लीजिए। 50 को उधर हो गया। तो आप इससे कॉम्बिनेशन बना के जो विषय आसान लगे ना उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर उससे सवाल आए तो हम गलती से गलती ना करें। जो भारी लगे ना इसमें चाहे छटनी विधि से भी पढ़ा जाता है। जो मान लीजिए किन्हीं का केमिस्ट्री भारी लगता होगा, छोड़ दीजिए, 2 सवाल आएगा, 3 आएगा, काला माथा खराब करेंगे। उतना समय हम मॉडर्न हिस्ट्री पे देंगे तो 2 हम ज्यादा बना के आइए जाएंगे। तो यूपीएससी तैयारी करने के दौरान ये सब चीज हमको सीखने को मिला। ये नहीं कि थुथुर खानी पड़ल है पीछे। मान लिया आपको फिजिक्स भारी लग रहा है, छोड़ दीजिए। लग रहा है कि एकदम पाला ना पड़ी हमरा, छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ, उसका कहीं ना कहीं भुगतान जो है किसी और सब्जेक्ट में करना है। तो इस तरह का स्ट्रेटजी बनाइएगा, निश्चित रूप से आपका रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत हम बताए हुए थे कि कैसे उसका स्थापना हुआ। कहाँ गया? नोट्स है ना सब लोग के पास? हाँ, चलिए तो फिर पेज नंबर 63। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन कहाँ होने वाला था? पूना में। क्यों नहीं हुआ? हैजा फैल गया। कहाँ हुआ? कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? कौन अध्यक्षता किए थे? हाँ, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया? देखिए, खुद से जवाब दीजिए। नहीं याद आ रहा है तो अपने आप को 2-4 को गरिया सकते हैं, खुद को गाली दीजिए कि बेहुदा है, हम पढ़ने वाले नहीं है, हमारा रिजल्ट नहीं होगा, है ना। इस तरह का मोटिवेट खुद कीजिए। अगर जवाब दे रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं जवाब दे रहे हैं तो खुद को आप कुछ सजा देना सीखिए। जब खुद को सजा देना शुरू कीजिएगा ना तो आप अपने आप में सुधर जाइएगा, है ना। तो सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया था? हाँ, चलिए। अंग्रेजों ने कांग्रेस को किस रूप में इस्तेमाल करना चाहा? सेफ्टी वाल्व के रूप में। और भारतीयों ने उसका इस्तेमाल किस रूप में किया? चलिए भरिएगा। कांग्रेस के संबंध में कुछ टिप्पणियां हैं। जैसे कांग्रेस का जब गठन हुआ ना तो उसके बाद उसको लेकर के बहुत से अंग्रेज, बहुत से अन्य विद्वान लोग जो है, बहुत से राजनीतिक विशेषज्ञ लोग, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेता लोग इस कांग्रेस के बारे में तरह तरह का बात कहा। तो वो हमारे परीक्षा के लिए काफी उपयोगी हो जाता है। तो स्टेटमेंट्स के रूप में माना जाता है इसको। चलिए, जैसे कि सबसे पहला बात है, वह जनता के अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। मैंने जैसे ये लोग कहा ना कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर का संस्था है, तो डफरी नामक जो उस समय वायसराय थे, उन्होंने कहा ना गलत बात है, ये पूरे देश का प्रतिनिधित्व ये छोटे से समूह का प्रतिनिधित्व करता है।
तो भर लीजिए, वह जनता के अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। यह बात कांग्रेस के बारे में किसने कहा, पूछेगा तो आप कहिएगा किसने कहा, डफरिन ने कहा। ये डफरिन कौन है? हाँ, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? डफरिन। हाँ, इस तरीका से। दूसरा स्टेटमेंट है, कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रहा है। देख रहे हैं कितना गंदा गंदा बात बोला है सब कांग्रेस का। कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रहा है। भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं इसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। यह बात किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने। किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन ने कहा था, हाँ, मैं इसको शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। वे लोग मर गए, कांग्रेस रहले रह गए। हाँ, गंदी चीज, कांग्रेस को किसने गंदी चीज और देशद्रोही संगठन, गंदी चीज देशद्रोही संगठन कर्जन ने कहा था। कर्जन ने कहा था, सेम सेम नाम लिखिए 3 नंबर में, गंदी चीज और देशद्रोही संगठन के आगे लिखा जाए लॉर्ड कर्जन या कर्जन लिखिए ना सीधा, है ना। कांग्रेस के जो लोग हैं ना, मतलब सदस्य लोग, वो लोग पदों के भूखे हैं। आज के डेट में देखते हैं कैसे कोई भी पार्टी के लिए लोग जो होता है, मेंबर होता है, पद के लिए मार करता है। शायद वह स्थिति पहले से भी थी, तो इसीलिए बंकिम चंद्र चटर्जी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। हाँ, तो भर लीजिए, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी, तेजी में। हाँ, और बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। यदि वर्ष में, चूंकि साल में कांग्रेस का एक अधिवेशन तय हुआ कि हर साल कम से कम एक हम लोग बैठक जरूर करेंगे, है ना। जहां बैठक करेंगे उस एरिया का आदमी अध्यक्ष नहीं रहेगा, सीधा बात समझो, ठीक है। बताने का बताते हैं। तो इसी बात को लेकर के लाला लाजपत राय ने कहा था, ये सॉरी बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि यदि साल में हमने के एक मेढक की तरह टरटराएं तो ऐसे हमने के कुछ मिले वाला नहीं थे। बात समझ गए? यदि वर्ष में हम लोग एक बार मेढक की तरह टरटराएंगे तो इससे हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा। यह स्टेटमेंट किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक। किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, ठीक है। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय मेला, माने पढ़ल लिखल लोग के मेला लागेला, ऐसा बात किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। किसने कहा था? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, तेजी में लिखिए। 3 दिन का तमाशा है। कांग्रेस का जो अधि बैठक होता था ना, 2-3 दिन होता था, तो उसको अश्विनी कुमार दत्त ने इसको कहा 3 दिन के तमाशा करता रहा, है ना। तो भर लीजिए, 3 दिन का तमाशा किसने कहा? अश्विन कुमार दत्त। अश्विन कुमार दत्त, अश्विन कुमार दत्त ने इसको जो है 3 दिन का तमाशा कहा है। हाँ, उसी तरह से ये जो कांग्रेस की संस्था थी, तो अंग्रेजों से शुरुआत में ये लोग क्या करता था? प्रार्थना, याचना, भीख मांगता था। तो इसको भिखमंगा संस्था कहा अपना भाषा में, भोजपुरी में। उसी को संश्लिष्ट भाषा में कह सकते हैं याचना संस्था। बिपिन चंद्र पाल ने कहा था, जो उग्रवादी प्रवृत्ति के नेता थे, बिपिन चंद्र पाल, है ना, इन्होंने ही कहा था, बिपिन चंद्र पाल। हम एक सेट देखें इसे पटना के नामी कोचिंग का, हम मैंने हमको लगता है ना कि हम एक बार लेक्चरवा खाली बस थोड़ा सा सिलेबस में आगे बढ़ने दीजिए, घरे एक लाइन नहीं पढ़िएगा, देख के बना दीजिएगा। हम एक सेट देखे हैं कि कांग्रेस थी, संविधान सभा का पहली बैठक कब हुआ था, अध्यक्ष के था, मैंने वो कह रहे हैं ना कि मेरे क्लास का सबसे जो भोचड़ विद्यार्थी को उसको दे दीजिएगा, वो 100 में 100 बना देगा। बिल्कुल टकराएगा, अभी आने दीजिए ना। कह रहे हैं ना, महीना 3 में आप लोग कहा कॉन्फिडेंस लेवल कहां से कहां चल जाएगा। हम सीधे अटैक किए हैं, क्वेश्चन जहां से आएगा वहां पे। या हम भी आप लोग के बारे में ऐसा नहीं सोचते हैं, तो सब सिलेबस पैटर्न पकड़े, तो हमको लगा कि राष्ट्रीय आंदोलन को नहीं छोड़ा जाए। ऊपर वाले की कृपा से कि पॉलिटी में हम थोड़ा सा राष्ट्रीय आंदोलन बताते ही हैं, तो हम सोचे उसको फाइनल कहीं नहीं करते चले, तो हम लोग का लगभग काम हो जाएगा, है ना। इस तरीका से तो ये स्ट्रेटजी बहुत काम आएगा हम लोग का। मेन टॉपिक सीधे कवर कर रहे हैं हम लोग इस तरीका से, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद एक और होगा लास्ट में,
कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही ये लाला लाजपत राय ने ऐसा स्टेटमेंट किया था। लाला लाजपत राय। चलिए अब थोड़ा कांग्रेस से संबंध ध्यान दीजिएगा। ये जो आप बताने जा रहे हैं इसके बाद गारंटी है इसमें से 1 से 2 सवाल रहना ही रहना है। ये मेरा पूरा एक्सपेरिमेंट है। कोई भी एग्जाम होता है मॉडर्न हिस्ट्री सवाल उठाएगा तो इससे सवाल रहेगा। तो नीचे जो तथ्य दिए हैं, अब कहानी की तरफ बाद में पढ़ाएंगे। अभी कांग्रेस से रिलेटेड जो फैक्ट्स है, तथ्य एकदम एक्चुअल 100% तथ्य है, उस तथ्य को मैंने पूरा कलेक्ट करके एक जगह दे दिया है। देखिए 2-3 पन्ना में दिया है ना। और उसके बाद फिर कहानी की तरह कांग्रेस का जब स्थापना हुआ तो कैसे उस पर उदारवादियों का वर्चस्व हुआ, वो लोगों ने अंग्रेजों के साथ कैसा बिहेव किया, वो लोगों ने अपनी मांग को कैसे मनवाने का प्रयास किया, कैसे विरोध शुरू हुआ, कैसे टूटा, ये सब आगे फिर कहानी की तरह हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन एक बार संक्षेप में पूरे राष्ट्रीय कांग्रेस का, जैसे मतलब 1885 से लेकर के 1947 के बीच कांग्रेस के संबंध में जो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको हमने एक जगह कलेक्ट करके दिया है ना। तो इसको आप लोग भी ध्यान से पढ़िएगा जरूर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कांग्रेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहला पॉइंट है, मुंबई में पहले अधिवेशन में भाग लेने वाले अधिकांश नेता कौन थे? हाँ, कोई गरीब किसान मजदूर नहीं था, है ना। वो लोग वकील थे, जमींदार थे, ये पत्रकार थे, आईएएस तैयारी करने वाले लोग थे। ये सब कहानी सुनाएंगे, बाद में बताएंगे। जब वैसे लोग था तो उन लोग का डिमांड किसान के लिए होगा थोड़ी। वो लोग अपने, और सुगावा कितनों भोथवाड़ी हुई तो अपने और खींची, देहात में कहावत है ना। तो उस समय के लोग बड़े बड़े लोग कांग्रेसी थे, तो उन लोगों का डिमांड भी उसी टाइप का रहा होगा, है ना, कि आईसीएस का परीक्षा जो है इंडिया में कराइए, है इस तरह का, हम लोग को भी इस तरह का फ्रीडम दीजिए। उन लोग का कोई नहीं होगा कि नील का खेती बंद करवा दीजिए, ऐसा डिमांड कांग्रेस के शुरू दिनों में नहीं रहा होगा। हाँ चलिए, फिर भी मुंबई में अपने पहले अधिवेशन में भाग लेने वाले अधिकांश नेता वकील एवं पत्रकार थे। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या फर्स्ट में कितना भाग लिया था? और इस 72 में सबसे ज्यादा कहां के लोग रहे, कहां के थे, है ना, तो मुंबई से। कहां के थे? मुंबई थे। इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जी कितना बताओ ना था, तू ना बताओ, कैसे नहीं कर पता, अभी पढ़ा चुकल बानी। अरे पहले अधिवेशन में कितना लोग बैठे रहे, भरी ना तो नहीं इस्तेमाल जाके खोजत रह, गूगल पर सर्च मारत रह बैठ के, वैसा लगे बा एग्जाम में बहु आ जाए। चलिए, इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? WC बनर्जी, भर लीजिए, WC बनर्जी। हाँ, और सचिव कौन थे? A.O. ह्यूम। सुरेंद्र नाथ, हाँ ध्यान दीजिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का एक संस्था था नेशनल कॉन्फ्रेंस। इसीलिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस में शुरू में सदस्य नहीं थे, और 1885 में जब बंबई में बैठक हो रहा था ना, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी बैठक उसी समय कलकत्ता में हो रहा था। इसीलिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम बैठक में शामिल नहीं हुए थे। VVI यूपीएससी कोई भी पूछ लेगा क्यों नहीं शामिल हुए थे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक में वो शामिल थे, है ना। इसीलिए वो क्या किया, अगले साल यानी 86 में नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस में मिला दिया, उसके बाद कांग्रेस में शामिल हो गए 86 से। हाँ, तो वही पॉइंट है, थोड़ा समझ के भी लिखिए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कब होता है कांग्रेस में? 1886, है ना, याद भी रहेगा आपको। 85 में वो शामिल, बैठक में शामिल नहीं थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए, किसने ह्यूम के बारे में लिखा है कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था। जिनको लाठी से मार मार के बाद में उपनियम हुई सन, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय ने कहा था ये बात। हाँ, मई जून 1886 में किसने ह्यूम को धूर्त, पागल, मूर्ख, बेईमान और न जाने क्या क्या कहा? क्यों? क्योंकि ह्यूम भारत में होम रूल आंदोलन के मुख्य प्रेरक बन गए थे। यह बात मैंने, ह्यूम को किसने गाली दिया? किसने दिया? डफरिन ने। डफरिन ने जो है ह्यूम के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला, कहा धूर्त है, पागल, बेईमान है ये। हाँ, संगे मिलकर काम किया, बाद में ओखनी के तरफ से हो गया।
इस टाइप का याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कांग्रेस की, आप जानते होंगे इसमें से, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, वेरी गुड, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी, भरिए बदरुद्दीन तैयब जी। नोट्स पर कहना ले बानी लोगों ने, है ना। उसी तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का नाम, तो उसी तरीका से एक और सवाल बनता, प्रथम अंग्रेज जो अध्यक्षता किया कांग्रेस का, जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले, वेरी गुड, जॉर्ज यूले। नेक्स्ट पॉइंट में भरिएगा, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष थे। इस टाइप से भी सवाल आएगा, प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष, हाँ, इस टाइप से भी आ सकता है, या प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, इस टाइप से भी आएगा। हाँ, चलिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया? तो वो 1891 में हुआ था, नागपुर में। नागपुर भरिए, नागपुर में कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। पहले ही बोले फैक्ट्स है, एकदम 100 तथ्य है, मतलब इसको थोड़ा बार बार आपको ये पढ़ना होगा, या आगे कहानी की तरफ पढ़ाएंगे तो ये सब भी रिपीट होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं रिपीट होगा, याद हो जाता है। 1896 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा अपना स्वरचित गीत बंकिम चंद्र वंदे मातरम गाया गया था? कलकत्ता। कहां के? कलकत्ता। मोस्ट वीवीआई। कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने अपने भाषण में पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का चर्चा किया? कलकत्ते अधिवेशन, कलकत्ता। सब आगे मिलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसको अभी घोर के पी जाइए ताकि थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाए आपका, और जाकर क्वेश्चन बैंक बनाना शुरू कर दीजिए, है ना। देखिएगा आज से आपको 5 से 10 क्वेश्चन की तरफ बनने लगेगा। उसके बाद आइए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन हुआ? सूरत। कांग्रेस के किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? सूरत। कांग्रेस के जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस जो है 2 भाग में टूट गया था। चलिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार रविंद्रनाथ द्वारा रचित गीत जन गण मन? कलकत्ता। कलकत्ते में, कलकत्ते भरिए। चलिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ? 1916, लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है। लखनऊ, कांग्रेस के लखनऊ। तेजी में तनी भारी लोगन, दिमाग इन्होंने ना रखी, लोगन कंसंट्रेट बन रखी लोगन नोट्स पर। इन्होंने बात मत सोची, पढ़े के बाद विस्तार से बन जाएगा, घर पढ़त नहीं लोगन, जितना हम पढ़ावे के चाहते नहीं पढ़े उतना पढ़ ली कम से कम। अलबानी हमारे से पढ़े तो हमारे से पढ़ी, अपने मन से मत पढ़ी, जितना हमारा तरफ से पढ़ावे के हमरे उतना पढ़ा देवी दी लोगन। आज एक अपन मान लो हम 1 मंजिला बिल्डिंग बनाओगे, 10 मंजिला बनाओगे, अपन जाओ घरे बनावत रहो। किताब के नाम से बताइए देनी है, बिपिन चंद्र, BL ग्रोवर, शॉर्टकट में पढ़े के बाद स्पेक्ट्रम पढ़ ली लोगन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्पेक्ट्रम भी आवेला। ओकरा अलावा बहुत सारा किताब बा, है ना। अपन पढ़ के किला बनावत है, जितना ज्ञान प्राप्त करे करत नहीं लोगन, लेकिन परीक्षा उपयोगी जे हो सकता वो हम अपने के दे देता नहीं, है ना। थोड़ा फास्ट काम करेगा हमी के। कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव RC दास मैंने जीतले रहन, लेकिन उनके जेल में होने के कारण अध्यक्षता ना करके हकीम अजमल खान ने किया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन 1921 में हुआ था? अहमदाबाद में। अहमदाबाद। कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के लिए माने अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कौन जीता? है ना, CR दास। कौन जीता? अध्यक्षता किया किसने? क्यों किए? हाँ, क्योंकि वो जेल में थे, क्योंकि वो जेल में। VVI है, ये सारे जितने पॉइंट्स हैं ना सब आप लोग समझ रहे हैं, किसी न किसी एग्जाम में आया है। हाँ, नेक्स्ट आते हैं, 1923 में हुए डैश कांग्रेस सम्मेलन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड का स्थापना किया गया था? काकीनाड़ा सम्मेलन में। काकीनाड़ा जगह का नाम है, वहीं जब सम्मेलन हुआ था तो उसी सम्मेलन में कांग्रेसियों ने जो है अखिल भारतीय खादी बोर्ड का स्थापना किया था। चलिए, कांग्रेस के किस सम्मेलन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया? गुवाहाटी सम्मेलन में। भरी गुवाहाटी हाटी होना चाहिए, गुवाहाटी सम्मेलन में कांग्रेस के कार्यकर्ता के लिए जो है खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था।
कांग्रेस के किस सम्मेलन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू जी ने किया था, और इसमें पहली बार कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य, और इसी अधिवेशन में प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का मोस्ट वीवीआई लाहौर, वेरी गुड, लाहौर मोस्ट वीवीआई, कुछ हम मोस्ट बोली नु, ज्यादा जोर दी नु तो वहां लिख ले हम लोगन हेंगे MVVI। हाँ, आ देखे हम लोगन ऊपर वाला के दुआ हुई तो में से चल सवाल। हाँ, लेकिन फिर भी गेस नहीं करत हम, लेकिन ऊपर वाला के बा MVVI जब बोली नू तो जरूर नोट कर ले लोगन, एग्जाम जाए से पहले ओकरा के देख के जाए लोगन, वो में से सवाल आवे के चांस पूरा रहेगा। चलिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार तथा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव पास किया गया? इस सम्मेलन में पास किया गया कराची अधिवेशन है, जवाब तो इसमें मिलेगा। कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार, पहली बार कांग्रेस के मंच से मौलिक अधिकार का प्रस्ताव, इनमें सवाल आएगा, कांग्रेस के मंच से पहली बार मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किसमें पास हुआ? कराची, है ना, ऐसे सवाल आएगा। नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रस्ताव पारित हुआ था? व्यक्तिगत, रामगढ़, आज वर्तमान में झारखंड में है, भरिए, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में, रामगढ़ में व्यक्ति, गांधी जी के नेतृत्व में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह, सबके बारे में पढ़ना है आगे, है ना, बस ये शॉर्ट में थोड़ा पिक्चर दिखाएं आप लोगों को, देखिए 30-40 पॉइंट से सवाल कितना टकराएगा। कांग्रेस की, ध्यान दीजिए, पहली महिला, पहली भारतीय महिला, 2 सवाल है, पहले सवाल समझिए ध्यान से, जहां आप गलती कर सकते हैं। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, ये सवाल 2 है, क्योंकि कांग्रेस की जो पहली महिला बनी थी ना अध्यक्ष, वो एनी बेसेंट थी, तो इसीलिए पहली महिला के नाम पे तो ठीक है, लेकिन अगर इसी सवाल को घुमा दे कि पहली भारतीय, तो सरोजिनी, वेरी गुड, भर लीजिए। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट। चलिए, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू लिख रहे हैं सब लोग, एक दूसरा पता नहीं ध्यान दो, आपस में झगड़ा वाला, टेंशन वाला ना, कोशिश करी लोगन हमनिए के रिजल्ट होके, है नु, तो ऐसे तनी आपस में बढ़िया रिश्ता रख के, कोई कमजोर बात तो ओकरा के मदद करने का कोशिश कीजिए। हाँ, नहीं छूट जा रहा है तो उनको हेल्प कर दीजिए। हाँ, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत तेज हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका पढ़ाई बहुत दिन से छूटा हुआ है। हम ये नहीं कह सकते बहुत भोंसड़ है हमारे ये कम, लेकिन चूंकि नहीं पढ़िएगा तो फिर तो भूल जाइए जाइएगा, तो एक दूसरे का थोड़ा मदद भी करिए। देखना कुछ लोग का छूट जा रहा है, और शर्म मत करी ना, छूट गए तो हमरा के रोक दी, सर रुकी पहले भरवाई, है ना, उस तरीका से। चलिए, कहां थे हम लोग? सरोजिनी नायडू। हाँ, कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? एकमात्र अधिवेशन जिसका अध्यक्षता महात्मा गांधी किए थे 1924 में। हाँ, और कहां थे? बेलगांव अधिवेशन था, और उसके अध्यक्ष थे हमारे महात्मा गांधी जी। खूब पूछ ले भाई सब सवाल, आप लोग का अपना आत्मा कहता होगा एकदम, मैंने समझिए दूध के छाली ना, छाली में से घी निकाल के धो दे बनी, एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो थे ना, कांग्रेस के सबसे कम उम्र के, कांग्रेस के सबसे कम उम्र का अध्यक्ष होने का गौरव किसको प्राप्त है? इसी सवाल आएगा, तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को भर लीजिए। सबसे कम उम्र, उम्र भरी, एज, कम उम्र, हो गया। ए ओहुम जो थे भारतीय सिविल सेवा में सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे, और वे भारत में बस गए थे एक जगह, उस जगहिया का नाम है शिमला। कहां बस गए थे? शिमला में, बड़ी, वे शिमला में बस गए थे, और 1884 में इन्हें भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना, ये ब्रिटेन के। सुनी एगो और बात, ये हमरा के जे समझे कोई समझे हम लोग, लेकिन बात ध्यान दी, पढ़ता नहीं अपने, पढ़ावता नहीं हम, ठीक बा, अपने 2 रुपया दिले बानी, ज्यादा खींचे हम तो खर्चा कहल जाला, गुरु दक्षिणा आज के दम में क्यों के दम नहीं के। नोट्स जे बा ये अपने लबा, अपने के पार्टनर वाला नहीं के, अगर देम लोगन तो क्रिया धरा दे। हाँ, सीधे कदम सातों विधिया नाश हो जाए, पहले बता देते। अगर जे समाज सेवी बनल अपन नोट्स बना के दे, हमर नोट्स काहे दी के, ये अपने के ना हो, गलतफहमी में बानी, ये हमार मेहनत के फल है, पढ़ा दी, लिखा दी, अपने पैसा देनी, अपने खर्चा करनी, अपने रोज आईनी, दे दी, ले भाई दोस्त ले पढ़,
तो जे बांटल उ समझ लो क्रिया में धरा चुकल बनी। हमार नोट्स नहीं के बांटे के, बात क्लियर बा। हाँ, ज्यादा समाज से हमारा नोट्स में ना, लोग भले हमरा के जे सोचे के बस सोच, कोनो दिक्कत नहीं है। हमार गुरुजी हमरा के विद्या दिले बड़ा, वो तो सीधे कहस कि केहू के देला तो तू आइए से ना बनल, हम प्रयोग कोई नहीं दुगड़ा के दे देनी ना बननी। अब समझ ली लोगन, तो हम गुरु बानी, ईमानदारी से पढ़ाई। ब्लड एकदम खास भाई हुई तो दे दियो, चचेरो भाई के नहीं खे देवे के, ओसे ज्यादा ना। हाँ चलो, ईमानदारी से पूछला तो ईमानदारी से हम बता देनी, एकदम खास भाई हुई बहन हुई दे देम लोगन, लेकिन चचेरा से भी सिद्धांत लागू ना होला। और क्यों देखे के मांगे दे देम लोगन, फोटो मत खींचे देम लोगन, सीधा बात बा। जेरॉक्स करावे के तो बहुत दूर के बात बा। हाँ दिल लोगन तो बुझ लिए लोगन, बुझा जी 2 साल बाद। चली कहा रानी चले, हाँ शिमला बस। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 ईस्वी में लंदन में, भरिएगा पहले पढ़ा समझा रहे हैं, लंदन में विलियम डिग्बी साहब की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया, अंडरलाइन कीजिए, इंडिया नामक एक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका जो है निकाला था। ये थोड़ा टफ सवाल हो गया, लेकिन यूपीएससी वगैरह पूछा हुआ इसलिए हमने इसको डाला हुआ है ना, इसको पढ़ लीजिएगा बस। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंधित नहीं रहे। कौन ऐसा व्यक्ति देगा ऑप्शन में, और उसमें एक नाम जरूर रहेगा, सर सैयद अहमद खान, जो कांग्रेस से कभी नहीं जुड़े, है ना, भरिएगा, सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान, ये कभी भी कांग्रेस से नहीं जुड़े, है ना। और 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय वह कंपनी के न्यायिक सेवा में, जुडिशियल सर्विस में थे। वह कंपनी के प्रति पूर्ण रूप से भक्ति थे। नेक्स्ट, डैश व्यक्ति महाराष्ट्र के चित पावन ब्राह्मण थे। उन्होंने, जवाब दीजिएगा लोग, केसरी और मराठा का संपादन किया था। उस आदमी का नाम बाल गंगाधर तिलक, मोस्ट वीवीआई तिलक। ये महाराष्ट्र के चित्त पावन ब्राह्मण थे और उन्होंने ही केसरी और मराठा पत्रिका का जो है संपादन किया था और नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। चलिए, लेकिन एक और बात वीवीआई, वो कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बने थे। ये भी सवाल खूब आया है, कांग्रेस के अध्यक्ष वो नहीं बन पाए थे। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में, 1916 में, तो लखनऊ में भर ली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ भरी, लखनऊ अधिवेशन में 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस सब बात आप लोग जानते हैं, लेकिन ये पूछ दिया हुआ सवाल है कि किस अधिवेशन में कहा था। ये तो इतना ही काफी है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था, लेकिन थोड़ा यूपीएससी बीपीएससी डीपली चला गया और उसने पूछ दिया किस अधिवेशन में कहा था, तो याद रखिएगा उसी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कहा था, है ना। इसी अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी होती है। 1916 का लखनऊ अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ, उग्रवादी उदारवादी में समझौता हुआ, ये सब चीज आएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, 1938 के कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए सुभाष चंद्र, 1938 में कहा हुआ था, हरिपुरा में हुआ था, हरिपुरा। सब आगे पढ़ेगा, नोट्स हाथ में, नोट्स पर टेंशन नहीं ले लगे, देख लें पलट के, पूरा सुभाष चंद्र बोस टॉपिक के बाद। तो 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि को लागू करने की वकालत की थी। और लास्ट, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया कि कांग्रेस को समाप्त कर दो? 2 आदमी, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण, दोनों ने ऑप्शन के हिसाब से जवाब देना है। अब कहिएगा सर दोनों हैं, किसी एक को चुनना है, महात्मा गांधी। अगर दोनों हैं, किसी एक को चुनना होगा तो, नहीं तो अगर ऑप्शन में ये हो कि दोनों सही है तो दोनों सही है। हाँ, तो भर लीजिए महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण। चलिए एक और टॉपिक आगे खींचेंगे, क्योंकि यहां तक हम समझाएं। तो जैसा कि बताए थे, कहानी सुना रहे थे कि जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था तो शुरुआती जो नेता थे वो अंग्रेज के शासन को ईश्वर का वरदान मांगते थे, है ना। और वो कहते थे, जब उनको कहा जाता था कि ईश्वर का शासन है तो तुम्हारा मांग काहे नहीं पूरा कर रहे हैं, तो वो बोलते थे कि एगो बच्चा अगर पिताजी से जिद करे तो कोई जरूरी थोड़ी कि पिताजी उसका सब मांग मान ले। हम तो बच्चा है, हम लोग को क्या पता कि कौन मेरे लिए हित में है, कौन जरूरी नहीं है। अगर अंग्रेज हम 10 को डिमांड कर रहे हैं, अगर 2 को डिमांड पूरा कर रहे हैं, तो हो सकता है यही 2 जरूरत हम लोग के लिए हो।
और इस तरीका से कह करके वे अंग्रेजी शासन को ईश्वर का वरदान मानने लगे। उन्होंने अंग्रेजों से कुछ मांगना था भी तो एकदम हाथ जोड़ के माने चरणबद्ध तरीके से याचना प्रार्थना इस बुद्धि से काम किया। लेकिन जैसे बंगाल का विभाजन होता है और इसी बीच उन्हीं लोगों ने, उदारवादी लोगों ने, नॉर्मे लोगों ने वो क्या किया कि कांग्रेस की जो लूट की नीति थी, आर्थिक शोषण की नीति थी, उसका भी पर्दाफाश कर रहा है कि अंग्रेजी शासन भारत के लिए वरदान नहीं है, अंग्रेज भारत को कमजोर बना रहा है ना। तो थोड़ा थोड़ा मतभेद कांग्रेस के लोगों में आपसे में होने लगा था, लेकिन इसका पर्दाफाश 1905 के बंगाल विभाजन के बाद हो जाता है ना। उसके बाद कांग्रेसियों में इतना ज्यादा मतभेद बढ़ गया कि कांग्रेस दो भाग में टूट गया, है ना। जो कांग्रेसी लोग ईश्वर को वरदान माना अंग्रेज का, उसको कहा जाता है उदारवादी या नरमपंथी। क्या कहा जाता है? और जो लोग उग्र मतलब कांग्रेस का विरोध करना चाहा, उन लोगों को क्या कहा गया? उग्रवादी। लेकिन ध्यान दीजिए, उनका विरोध संवैधानिक विरोध था, मैंने वो तरीका से विरोध करना चाहते थे। इसीलिए कुछ लोग और इनसे नाराज हो गया, कहा कि तरीका से विरोध कैला से देश आजाद होके वाला नहीं थे, हमने का डिमांड पूरा होके वाला नहीं थे, निकाल बंदूक बन डकैत ठोक दे। तो वैसा लोग कहा है क्रांतिकारी, वैसा लोग क्या कहा है? क्रांतिकारी। बात समझ रहे हैं ना? इस तरीका से। तो एक पेज में है जी, बोला जाए। उग्रवादी उदारवादी को चापलूसी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। चलिए निकालिए, नोट्स निकालिए, हम तेजी में पढ़ेंगे, एकदम नजर नोट्स पे गड़ा के रखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम चरण जिसमें उदारवादी का योगदान हम लोग देखने जा रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक चरण में नेतृत्वकर्ता जो थे वे मुख्यतः समाज के समृद्धशाली कौमा बुद्धिजीवी भरना है, बुद्धिजीवी भरिए, बुद्धिजीवी वर्ग जैसे वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार आदि से संबंधित थे। यह लोग उदारवादी तथा परिमित राजनीति में विश्वास करते थे और इसीलिए उन्हें उदारवादी की संज्ञा दी गई है, ताकि इन्हें शुरुआती 20वीं शताब्दी के नवीन राष्ट्रवादियों अर्थात उग्रवादियों से अलग किया जा सके। यह लोग अपनी राजनीति की व्याख्या जो है उदारवाद और स्वयं के समन्वय से करते थे। आरंभिक कांग्रेसी उदारवादी नेता अंग्रेजी इतिहास और संस्कृति से बहुत प्रभावित थे तथा अंग्रेजी संपर्क को डैश मानते थे, ईश्वर की अनन्य कृपा। क्या भरिएगा? हाँ, ईश्वर की अनन्य कृपा, ईश्वर की अनन्य कृपा। अंग्रेजी संपर्क को क्या मानते थे? ईश्वर की अनन्य कृपा मानते थे। इन्हें पूर्ण विश्वास था कि अंग्रेजी शासन भारत के हित में है, अतः वे लोग अंग्रेजी सरकार को शत्रु नहीं मानते थे, अपितु मित्र समझते थे। फलतः ये उदारवादी नेता अंग्रेजी साम्राज्य के बने रहने के पक्ष में थे। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर 1885 से लेकर 1905 तक 1905 तक उदारवादियों का वर्चस्व रहा। उदारवादी कहे जाने वाले प्रमुख नेताओं में, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, पूछेगा निम्न में से कौन उदारवादी नेता है, कौन उग्रवादी नेता है, तो उदारवादी नेता का एक साथ नाम दे दिए हैं, VVI रूप में अंडरलाइन कर लीजिए। उदारवादी कहे जाने वाले प्रमुख नेताओं में दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, दिनसा वाचा आदि का नाम उल्लेखनीय है। तो ये उदारवादी नेता का नाम है VVI। उदारवादी अथवा नरमपंथी नेताओं ने अपनी मांग को मनवाने के उद्देश्य से ब्रिटेन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1887 ईस्वी में भारतीय सुधार समिति, है ना, पूछेगा भारतीय, बहुत सब टफ सवाल हो गया थोड़ा सा, हमको पता है, लेकिन बीपीएससी का कोई माई बाप नहीं है, इसीलिए पढ़ लीजिए, क्या हो जाएगा, जियान थोड़े हो जाए, एगो रहेला कि धन ज्ञान जितने मिले उतने अच्छा बा, है ना। हाँ, तो इसीलिए इसको ये नहीं कीजिए, लेकिन हाँ थोड़ा सा टफ लेवल का, तो भगवान को पूछे, अपने तो जानते बनी, कट ऑफ सीधे डाउन हो जाएगी, है ना। तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने? दादा भाई नौरोजी ने। कब? 1887 में। कहाँ? ब्रिटेन में। हाँ, कि इनके प्रयासों का ही नतीजा था कि 1886 भरिएगा, 1886 में एक लोक सेवा आयोग की, माने उदारवादियों का योगदान हम लोग देख रहे हैं, उदारवादियों के योगदान है, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया।
भारत और इंग्लैंड दोनों जगह एक साथ परीक्षा कराने पर सहमति बनी। 1892 92 भरिएगा 1892 1892 ईस्वी में काउंसिल एक्ट पास हुआ, माने कानून बनाया गया भारतीयों के लिए, उसी को बोलते हैं भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ। भारतीय खर्चा की समीक्षा के लिए मोस्ट VVI भारतीय व्यय माने खर्चा की समीक्षा के लिए एक आयोग बनवाया, उसका नाम है बेलबाई आयोग। पूछेगा बेलबाई आयोग का संबंध किससे है तो कहिएगा भारतीय व्यय की समीक्षा है, तो अंडरलाइन कीजिए VVI। भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए कौन आयोग बनाया गया था? बेलबाई आयोग। आंदोलन के प्रथम चरण में ही राष्ट्रवादी नेता दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रस्तुत धन के निष्कासन का सिद्धांत राणा डे द्वारा भारतीयों को आधुनिक औद्योगिक विकास के महत्व को समझाने का प्रयास किया गया तथा मोस्ट VVI रमेश चंद्र दत्त, जिसको शॉर्ट में RC दत्त भी बोलते हैं, RC दत्त द्वारा लिखी गई डैश नामक पुस्तक भारत का आर्थिक इतिहास, मोस्ट VVI खूब पूछता है, भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? भारत का आर्थिक इतिहास, भारत का आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक के कारण इसे आर्थिक राष्ट्रवादी युग के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार प्रारंभिक राष्ट्रवादी उदारवादी नेताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण में ही एक ऐसी नींव रख दी जिसका परिणाम अंततः देश की आजादी के रूप में देखा जा सकता है। चलिए द्वितीय चरण 1905 से लेकर 1919, जिसको कि उग्रवादी चरण के नाम से भी जाना जाता है। कांग्रेस के प्रारंभिक सदस्य अंग्रेजों पर आश्रित होकर ही भारत को सभ्य एवं एकता के सूत्र में बांधने के लिए कटिबद्ध थे। उन्हें अंग्रेजों की न्यायप्रियता और संवैधानिक व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास था। उन्हें ऐसा लगता था कि अंग्रेज सभ्य लोग उनके डैश से संतुष्ट होकर उनकी बात मान लेंगे, उनके याचना प्रार्थना याचना प्रार्थना एवं प्रतिवाद याचना प्रार्थना एवं प्रतिवाद है ना से संतुष्ट होकर उनकी बात को मान लेंगे। उदारवादियों का अंग्रेजों के प्रति इस विश्वास का कारण न केवल उनका सभ्य होना बल्कि विश्व के अनेक भागों में, जैसे कि आप जानते हैं ब्रिटेन विश्व के कई देशों में अपना उपनिवेश स्थापित किया था। ऐसा माना जाता था, खासकर पिछड़ा देश मानता था कि अंग्रेज जो है अजेय शक्ति, जिसको कोई नहीं जीत सकता है। ये बात लोगों के दिमाग में बनी हुई थी कि हम लोग तो बिल्कुल अविकसित देश हैं, है ना। तो वही लिखा हुआ है कि बल्कि विश्व के अनेक भागों में उनका वर्चस्व, उनकी शक्ति, उनकी महानता का कारण भी था। उदारवादी भारतीय समाज को, उदारवादी जो नेता थे वे हम लोग को, खुद के लोगों को, अपने लोगों को असभ्य बुद्धिहीन मानते थे। फलतः उनका मानना था कि अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने की ताकत हम लोग में नहीं है। जबकि ऐसी ही परिस्थिति में, सेम सिचुएशन में, विश्व के अनेक भागों जैसे इथोपिया का इटली को परास्त करना, इथोपिया छोटा देश था, पिछड़ा देश था, लेकिन इटली जैसी शक्ति, पुनर्जागरण का केंद्र, उसको हरा दिया। भरिएगा, बता रहे हैं क्या बात है। पर इथोपिया का इटली को परास्त करना, जापान की रूस पर विजय, है ना, दक्षिण अफ्रीका में हुए दुर्व्यवहार से अंग्रेजी विरोधी भावनाएं, मिस्र, ईरान, तुर्की, रूस में राष्ट्रवादी आंदोलन इत्यादि ने। अब इस तरह का जब घटना घटने लगा तो भारतीयों में जी ना ओकरा बाद वाला फिल इन द ब्लैंक्स, जापान की रूस पर, ठीक है, ध्यान दिया जाए प्लीज। कहने का मतलब है कि देखिए, इथोपिया एक पिछड़ा हुआ देश, अफ्रीका देश, इटली यूरोपियन उतना शक्तिशाली, इथोपिया ने इटली को हरा दिया। अच्छा, दूसरी बात, जापान हेतीचक, और रूस कितना बड़का देश, उसको परास्त कर दिया। तो हम भारतीयों को लगा जब इतना छोट छोट देश, इतना पिछड़ा देश उतना बड़का बड़का शक्ति के हरा सकता, तो हमनियों के तो अंग्रेज के हरा सकता नहीं। तो ये प्रेरणा का काम किया, वही लिख रहे हैं, भारतीयों की चेतना को जागरूक किया। ऐसी ही परिस्थिति में अंग्रेजों ने जनता को भड़काने वाली नीतियां, जैसे व्यवसाय पर से उत्पाद शुल्क की वापसी, ब्रैकेट में लिख लीजिए 1896 ईस्वी में, 1896, हाँ, व्यवसाय पर से उत्पाद शुल्क की वापसी, कौमा, विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया था 1904 में, 1904, ब्रैकेट में होगा
फिल इन द ब्लैंक्स, बंगाल का विभाजन आदि ने भारतीयों के मन में लगी आग में घी का काम किया। उपर्युक्त परिस्थिति में यह कैसे संभव था कि कांग्रेस के जो शुरुआती नेता थे, उदारवादी नेता थे, वे अपनी हट धर्मिता को बनाए रखते, बोले ना कि अंग्रेज भगवान बा भगवान बा भगवान बा, और उनके इस बात का समर्थन पूरा भारतीय करते कि अंग्रेज भगवान है, तुम सब करो। तो इसमें से कुछ लोगों को लगा नहीं, अंग्रेज भगवान नहीं है। युवा वर्ग में चेतना की एक नई लहर दौड़ी। अब वे अंग्रेजों से याचना के स्थान पर अधिकार की बात, प्रार्थना के स्थान पर बहिष्कार की बात एवं प्रतिवाद के स्थान पर खुला संवैधानिक विरोध का समर्थन किया। इस प्रकार उन्होंने कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की याचना प्रार्थना की नीति को राजनीतिक भिखमंगा की नाम दिया। भाई भीख मांगा तरंसन ओकर नाम दिया। इस विचारधारा से संबंधित लोग ही भारतीय इतिहास में तरुण दल या राष्ट्रवादी उग्रवादी के नाम से जाने जाते हैं। इस विचारधारा से संबंधित प्रमुख नेता याद रखिएगा, मोस्ट बीबीआई लाल बाल पाल। वेरी गुड, जगह लिख ले बने लिखी पहले, लाल बाल पाल। लाल हमर लाल बाल हमर लाल, हम तरह के पालता नहीं, यही बहाने याद रख हम लोग है नु, क्यों याद रखे के बाद लाल बाल पाल हमर बाल लाल बा ओकरा के पाले के बाद लाल फॉर ब्रैकेट में लिख दिए हैं, लाल फॉर लाला लाजपत राय, बाल फॉर और पाल फॉर बिपिन चंद्र पाल। पाल मने बिपिन चंद्र पाल। और इन तीन के अलावा एक नाम और याद रखिएगा जो उग्रवादी में ही आते हैं, अरविंद घोष। लिख दिए हैं एवं अरविंद घोष आदि थे। चलिए अब इसको बंद कीजिए, अब पॉलिटी निकाली। अब इतना कहानी हो गया लगा। तो देखिए हमनी के रनी असन यहाँ फिर से आई लोग मुख्य धारा में जुड़ी लोग कि जब अंग्रेज भारत में आए ओकरा बाद आ करके उसके पूरे शासन को हम लोग 3 स्टेज में बांटे हैं। एक 1600 से लेकर के 1756, बोलिए 1700, 1857 और 1857 से लेके, हाँ इस तरीका से 3 स्टेज में बांटे हैं। इस समय अंग्रेज भारतीयों के गोड़ पे गिर गिर के याचना प्रार्थना करके अनुमति लिया। इस दौरान हम लोग के भारत को छीनने का प्रयास किया और सफल भी हो गया 1857 में। उसके बाद हम लोगों ने, भारतीय लोगों ने अंग्रेज को भगाने का पूरा प्रयास किया और 1947 में हम लोग को जाके सफलता मिली। अब ध्यान दीजिए, एक तरफ अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी व्यापार करने। उसको इंग्लैंड के महारानी को यह पता है कि यह कंपनी क्या करने गया है, व्यापार करने गया हुआ है। इधर आकर के वे लोग राजनीति करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो 1757 में जो प्लासी का लड़ाई हुआ, उसका 1764 में बक्सर का लड़ाई हुआ। नो डाउट उन लोगों को भी काफी हानि हुई। तो उन लोगों ने ब्रिटिश संसद को लेटर लिखा, हजूर हम लोग के व्यापार में काफी घाटा लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, खूब समझिए। इधर उहे ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी ब्रिटेन में ही 4 मंजिला 5 मंजिला ठोकवा रहा था। तो ब्रिटेन के लोगों में एक बहुत ज्यादा भावना बन गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत से व्यापार काहे करेगा, हम लोग भी काहे नहीं करेंगे। तो वहां पर एक अलगे आंदोलन हो रहा था अंग्रेज का अपने में, दैट्स कॉल्ड श्वेत विद्रोह। ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को लेकर वहां के लोग अपने में लड़ लिए थे, संसद से लड़ रहे थे कि जो अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया वो अधिकार हम लोग को भी दीजिए। कि देखिए कितना मुनाफा कमा रहा है, घर पे घर ठुकवा रहा है, गाड़ी खरीद रहा है। तले यही बीच ईस्ट इंडिया कंपनी एक लेटर लिखता है ब्रिटिश संसद को कि हम लोग को व्यापार में काफी घाटा लग गया है, कि हम लोग को आर्थिक रूप से मदद किया जाए। अभी लेटर जैसे ब्रिटिश संसद को मिला, उन लोग को समझे में नहीं आया कि हई बिल्डिंग देखी कि हई लेटर देखी। एक तरफ तो ये बता रहा है कि वो लोग बहुत पैसा कमा रहा है, और दूसरा तरफ आप कह रहे हैं कि हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं है। तो तुरंत ब्रिटिश संसद ने एक आयोग नियुक्त किया कि जाके जांच कर रहे ओकनी क्या करता है, सही स्थिति क्या है ना। तो वह आयोग जब भारत आया और उसने जो जांच पड़ताल के बाद जो रिपोर्ट दिया, एक लाइन में सुन लीजिए। उस रिपोर्ट में यह लिखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार छोड़ के बाकी सब काम कर रहा है।
मैंने जो करने गया है वो नहीं कर रहा है, बाकी सब काम कर रहा है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बुलाया गया, बोला गया जब तुमको व्यापार में घाटा लग रहा है तो बिल्डिंग कैसे ठुकवा रहा है? तो उसने कहा भारत के लोग बड़े दयालु हैं, वो लोग बड़ा गिफ्ट देते हैं। बात मेरा समझ रहे हैं ना? उन लोगों ने कहा कि वो तो गिफ्ट हमको पर्सनल दिए तो उससे हमारा मकान बन गया, लेकिन व्यापार में घाटा लग रहा है। तब ब्रिटिश संसद ने उसी ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कानून बनाया, जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। कौन एक्ट नाम है? रेगुलेटिंग एक्ट, जो कब बना था? 1773 में। 1773 में यह कानून किसने बनाया? ध्यान दीजिए, किसने बनाया? ब्रिटिश संसद ने। किसने बनाया? क्यों बनाया? ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कि तुम इसमें होगा क्या? इसमें होगा यही कि तुमको गिफ्ट नहीं लेना है ना, तुमको व्यापार करना है, मार्केट नहीं करना है। ठीक है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी। एक मिनट, हाँ, लास्ट टॉपिक 39, आधुनिक भारत। आधुनिक भारत देखा, जहां जहां जरूरत है वहां बताते चलेंगे, उसको आप लोग घर पे पढ़ते जाइएगा, और उसमें कहीं फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है ना? चलिए ये देखिए 39, पेज नंबर 156। 156 मॉडर्न हिस्ट्री। मैडम वो नीचे वाला वो बुक, आधुनिक भारत निकाला जाए। हाँ, 156 पेज नंबर। ठीक है, ध्यान से पहले समझ लीजिए कहां पे है। आप कह रहे हैं फास्ट पढ़ाइए और हम पढ़ा रहे हैं। अब आपका काम है भाई, हम सिलेबस तो, टॉपिक तो नहीं छोड़ेंगे, गेस्ट तो पढ़ाएंगे नहीं, हम समझाने को समझा रहे हैं। मेहनत आपको घर पे 2 गुना 3 गुना करना होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो जब इसी टॉपिक को पढ़ना है अभी। ठीक है, ये समझ गए ना? ये आपका होमवर्क है, कहीं पूरे फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है इसमें, कहीं फिल इन द ब्लैंक्स नहीं दिए जानबूझ के। चलिए अब ध्यान से सुनिए, कहानी सुनिए, टॉपिक समझ गए? तो इस तरीका से अंग्रेज यानी ब्रिटिश संसद शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कानून बनाया, और धीरे धीरे वो कानून में संशोधन करके फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे कानून बनाते 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 अब वो कानूनी शासन एक तरह से भारत में शुरू हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं 1857 की क्रांति के बाद 1858 में फिर से ब्रिटिश संसद ने एक कानून बनाया, और उस कानून के तहत भारत को ब्रिटेन का उपनिवेश घोषित किया गया। और ये देखिए आश्चर्य की बात, कानून बना के शासन शुरू किया। पहला कानून कौन था? पहला कानून कौन था? कब बना था? खूब पूछेला एग्जाम में। और जब वो भारत को छोड़ के गए तो कानूने बनाए कि हम लोग छोड़ के जा रहे हैं। उस कानून का नाम है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यानी इसके और इसके बीच में ढेरों सारा कानून बना है, और यही कानून जो है हमारे संविधान सभा को बहुत प्रेरणा दिया है, शिक्षा दिया। भारत में इससे पहले कानून का शासन थोड़े था, मुगल का शासन था, राजा था, राजा के शब्द ही कानून होते थे। तो स्रोत में हम लोग जो पढ़ेंगे कि भारतीयों ने जो संविधान बनाया उसमें 1935 का अधिनियम अंग्रेजों ने बनाया, तो उसकी अधिकांश बातों को हम लोगों ने अपना लिया। तो ये पता होना चाहिए ना आपको कि ये क्या चीज है। ठीक है, तो ये जो है आधुनिक भारत, ये वाला होमवर्क है। आप पूरे कानून को घर पे पढ़ने का, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। इस तरीका, ध्यान दिया जाए, अभी बात खत्म नहीं हुआ। इस तरीका से अंग्रेज जो है भारत में अब कानून बना बना के शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे भारतीयों को भी कंट्रोल करने के लिए कानून बनाना शुरू किए। और इसकी शुरुआत किस कानून से होती है? और अंत में जब उन्होंने देश को आजाद किया तो उसके लिए भी उन्होंने कानून बनाया जिसका नाम है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो चलिए पॉलिटी वाला नोट्स निकालिए, 5 मिनट और समय दीजिए ताकि काम कंप्लीट करवा दे हम। हाँ, आप लोग कहते हैं 3-3 घंटा पढ़ेंगे, चेहरा देख के लागत नहीं कि पढ़ पाइबा लोगन। कुछ लोग पढ़ ली, सब लोग सब पढ़ लगे। चलिए कहां ले भरवाए थे? संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि यही ना,
उसके ऊपर भरवा दिए थे ना। हाँ चलिए पढ़ते हैं। संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि। 15 अगस्त 1947 को भारत से अंग्रेजी राज का अंत हो गया, ये ना, देख सब लोग को मिल गया। हाँ, और भारत एक आजाद देश बन गया। उसमें कुछ शब्द होगा टिपिकल, तो उसको हम जानबूझ के भोजपुरी वाला बोलते हैं, आपको समझ में आए इसलिए। हाँ, आप लोग बस आंख गड़ा के रखिए। आजादी के बाद भारतीय जनता और नेताओं की इच्छा के अनुसार संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया गया। भारतीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का आधार क्या है? लिखित संविधान है। किसी भी देश का संविधान एक दिन का उपज नहीं होता है, बल्कि ऐतिहासिक विकास का परिणाम होता है। भारतीय संविधान के साथ भी यही बातें लागू होती है। भारत में संवैधानिक परंपरा का विकास अंग्रेजों के भारत में आगमन से ही शुरू हो जाता है। अंग्रेज भारत में मान लिया 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए। उनके आने का प्रारंभिक कारण जैसा आप जानते हैं आर्थिक यानी वाणिज्य व्यापार था, किंतु जल्द ही भारतीयों की राजनीतिक व्यवस्था में वे हस्तक्षेप करने लगे। सन 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने डैश की लड़ाई में, वेरी गुड भरी, पलासी की लड़ाई, पलासी की लड़ाई, पलासी की लड़ाई में बंगाल के डैश को किसको हराया? नवाब सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला है ना, को हराकर, हो गया, नवाब सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल प्रांत के वास्तविक शासक बन बैठे। इस जीत के साथ ही अंग्रेजों का भारतीय शासन व्यवस्था में नींव स्थापित हो गया। किंतु इसको मजबूती जो है 1764 ईस्वी के कौन युद्ध? बक्सर के युद्ध। कौन युद्ध? बक्सर के युद्ध, बक्सर के युद्ध भरिए, बक्सर के युद्ध के बाद मिला। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने प्रमुख भारतीय शक्तियों की संयुक्त सेना को हरा दिया। अब कंपनी अपने व्यापारिक रूप को पूर्णतः त्याग करके वास्तविक शासक के रूप में अपने आप को स्थापित कर लिया। अंग्रेजों ने भारत में अपनी मजबूत शासन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए समय समय पर कई कानून बनाए। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया प्रमुख कानून निम्नलिखित था। अब यही हम लोग शुरू करेंगे और सिर्फ हेडिंग कानून का नाम लिखेंगे, अब विस्तार से इसमें पढ़ेंगे। ये बात समझ गए ना? यहाँ पे पॉलिटी में सिर्फ कानून का नाम जानना होगा। जैसे कि अभी आप लोगों ने बताया ना कि पहला कानून कौन था? 1700 रेगुलेटिंग एक्ट था। उसी तरह से दूसरा कानून बनाया जिसका नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो 1781 में बना था। तीसरा पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट, उसके 20 वर्ष बाद 1833 का, फिर 20 वर्ष बाद 1853 का, 57 का क्रांति हुआ, उसका परिषद अधिनियम आने लगा, फिर 1858 का भारत शासन अधिनियम, फिर 1858 के बाद 1861 का है ना परिषद अधिनियम, उसका फिर 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम, उसके बाद 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार आया। इस सब का खाली नामुआ जानिएगा और ऊपर वाला चाहेंगे तो नामुए से काम आपका चल जाएगा। डीपली पढ़ने की कोनो जरूरत नहीं है। जैसे कई बार पूछा है कि मॉर्ले मिंटो सुधार कब आया, माउंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया, बात समझ रहे ना मेरा? तो इससे भी काम चल जाएगा, ऊपरे ऊपरे काम चल जाएगा। तो पहले पॉलिटी में इस सारा पॉइंटों को कल लिखा देंगे, उसके बाद पॉलिटी शुरू करेंगे। ठीक है, आज के लिए रहने देते हैं, क्योंकि बहुत लोग दूर दूर से आए हैं। खा पी के एकदम मजबूत होके आई लोगन 2 घंटा 3 घंटा बैठे लायक, अब पानी के बोतल ले